Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Aisha Forces Academy. Like my videos, subscribe my channel and press the bell icon for more updates. अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे और बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आप लोगों को याद होगा हमारी पाक नेवी कैडेट की टेस्ट प्रिपरेशन चल रही थी, जिसमें हम मैथ लेके चल रहे हैं, फ़िज़िक्स लेके चल रहे हैं और उसके अलावा जो है जीके, जनरल नॉलेज और इंग्लिश लेके चल रहे हैं। अच्छा, मुझे कुछ स्टूडेंट के कॉमेंट्स आ रहे थे कि केमिस्ट्री भी होती है। मेरे ख्याल से मेरी नॉलेज के हिसाब से तो नहीं होती, लेकिन आप फिर भी खुद से भी मैंने कंफर्म किया था तो उसमें नहीं थी केमिस्ट्री। लेकिन अगर केमिस्ट्री होती है, आप लोग कंफर्म करें और मुझे कमेंट्स में बताइएगा अगर होती है तो। मेरे ख्याल से तो नहीं होती केमिस्ट्री, इस वजह से मैंने केमिस्ट्री नहीं करवाई। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को पूरा एंड तक देखें ताकि आपकी सारी कन्फ्यूजन्स क्लियर हो सकें। अच्छा, तो स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट वुड बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड इन 9x² + 16x² टू फॉर्म इट्स परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, ऐसा क्या हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें 9x² + 6x² में कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। परफेक्ट स्क्वायर होता क्या है? a + b का होल स्क्वायर। ये सबने बच्चों वाला फार्मूला है, हर किसी ने पढ़ा हुआ है, 5-6 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, बल्कि 4-5 से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। a+b² = a² + 2ab + b² या a+b का होल स्क्वायर = a² + b² + 2ab। ये फार्मूला हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इसी को सॉल्व करेंगे। मैं जल्दी से पिक्चर ऐड करके आपको समझाता हूँ। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखें, हमारे पास फार्मूला क्या होता है? a + b के होल स्क्वायर का a² + b 2ab + b²। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारे पास सवाल दिया हुआ है, इसके अंदर से 9x² + 16² यानी कि a² फार्मूले के हिसाब से देखें तो a² और b² दिया हुआ है, बीच में जो 2ab है ये हमें फाइंड करना है। अच्छा, a² यानी कि हमने 9x² को बोल दिया a²। अब 9x² में से जो है अगर हम खाली a की वैल्यू निकालेंगे तो होंगी 3। जब 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 बन जाता है। ठीक है, और x के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा और इस तो यानी कि a की वैल्यू हो गई 3 हो गई। अब हम 2ab जो है उसके अंदर a की वैल्यू पुट कर देंगे 3x। ठीक है, उसके बाद जो है 16y² को हम b कंसिडर कर लेते हैं और b² कंसिडर कर लेते हैं। अब b² का अगर हम b निकालें तो इसका जो है ये 16 का जो b निकलेगा उसमें से क्या हो जाएगा? 4y निकल जाएगा हमारे पास। 4y, तो b की वैल्यू क्या हो गई? 4y। अब 2ab में हमने 3 की वैल्यू भी पुट कर दी, b की वैल्यू भी पुट कर दी और a की वैल्यू भी पुट कर दी। अब इनको सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 4 ज़ा 12, 12 × 2 = 24। 24xy हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अच्छा स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी से देख लेते हैं, जो कि हमारे पास 2/5x² - 5x + 7 इज़ अ पॉलिनोमियल ऑन। अच्छा, ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन दी हुई है, पॉलिनोमियल नंबर्स दिए हुए हैं हमारे पास। इसके अंदर हमें बताना इक्वेशन नहीं है, नंबर्स दिए हुए हैं ये। तो ये पॉलिनोमियल में जो है हमें बताना है कि ये इरेशनल नंबर्स हैं, रैशनल नंबर्स हैं, रियल नंबर हैं या नेचुरल नंबर हैं। अच्छा, नेचुरल नंबर हो नहीं सकते, रियल नंबर तो ये हैं, लेकिन जो है हमें रैशनल स्पेसिफिक टाइप बतानी है। रियल नंबर में क्या होता है? जितने भी सारे नंबर्स वगैरह होते हैं वो सब रियल में आते हैं, चाहे वो रैशनल हो, इरेशनल हो, नेचुरल हो, होल हो, सारे नंबर रियल नंबर जो होते हैं। ठीक है, तो ये रियल नंबर के अलावा हमें बताना है कि रैशनल है या इरेशनल है। नेचुरल नंबर नहीं हो सकते क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होने वाली काउंटिंग को बोला जाता है। ठीक है, बेसिकली काउंटिंग को नेचुरल नंबर बोला जाता है, लेकिन यहाँ पर रैशनल इरेशनल में से हो सकता है। ये रैशनल और इरेशनल में फ़र्क बहुत ईजी है। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो, मीन्स के किसी में पाई की वैल्यू आ रही है या कोई रूट अंडर रूट वाले नंबर्स होते हैं ना, कि अगर इनमें से किसी पर भी अंडर रूट लगा होता तो उसको हम रैशनल इरेशनल नंबर बोलते हैं। अब ये बिल्कुल सिंपल वैल्यूज़ हैं तो ये रैशनल नंबर होंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगर रूट वगैरह लगा होता है या पाई की वैल्यूज़ होती हैं इसमें तो इसको हम इरेशनल बोलते हैं। अभी ऑप्शन नंबर बी हमारा रैशनल नंबर राइट होगा। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास। x - 6 × x - 4। अच्छा, ये जो ब्रैकेट्स होते हैं ना, अगर दो ब्रैकेट्स दिए हुए, एक ब्रैकेट में x - 6 लिखा है, दूसरे ब्रैकेट में x - 4, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। बहुत इजी क्वेश्चन है। इसको मल्टीप्लाई करने का तरीका है, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर x को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -6 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -6 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। तो मैं जल्दी से पिक्चर लगा के ऐड करके मल्टीप्लाई करके आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखें स्टूडेंट, जब हमने x को x से मल्टीप्लाई किया तो x² हो गया, फिर x को -4 से मल्टीप्लाई किया तो
x प्लस था और 4 माइनस का था, तो प्लस माइनस माइनस 4x हो गया। उसके बाद हमने -6 को x प्लस एक्स से मल्टीप्लाई किया तो माइनस प्लस माइनस होके -6x बन गया। फिर उसके बाद -6 को -4 से मल्टीप्लाई किया तो 6 4 ज़ा 24 हो गया और माइनस माइनस प्लस का साइन आ गया, ठीक है। उसके बाद x स्क्वेयर -4x प्लस -4x -6x प्लस हो गया, मगर साइन माइनस का आएगा क्योंकि वो साइन आता है जो बड़ी वैल्यू में होता है, और यहाँ बड़ी वैल्यू यानी कि -6 में क्या है, माइनस का साइन है, तो इसलिए -10x हो गया, इसमें प्लस करना है नीचे, और उसके बाद +24 एज इट इज़। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट ऑप्शन होगा। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 4, 7 माइनस √2 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस √2, इसको हमें सॉल्व करना है। अच्छा, तो इसके लिए एक अलग से फार्मूला होता है, जल्दी से मैं फार्मूला लिख के आपको समझाता हूँ, उस फार्मूले की हेल्प से हम सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पर देखते हैं स्टूडेंट, 7 माइनस √2 मल्टीप्लाई 7 प्लस √2, इसको सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला है a माइनस बी प्लस मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी। इसके अंदर बराबर होता है a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के। तो यहाँ पर a माइनस बी a प्लस बी की फॉर्म में हमें ये दिया हुआ है 7 माइनस √2 7 प्लस √2। तो इसको ऊपर स्क्वेयरिंग कर लेंगे, a के ऊपर स्क्वेयर करेंगे माइनस b के ऊपर स्क्वेयर करेंगे। माइनस बीच में इसलिए आता है क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, और ये फार्मूला याद रख लेंगे तो बहुत इजी होगा। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और √2 का स्क्वायर कितना होता है, अच्छा √2 का स्क्वायर जो होता है स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है, स्क्वायर की वैल्यू रूट की वैल्यू स्क्वायर होती है, इसलिए स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो हमारे पास खाली 2 बच जाएगा, तो 49 7 7 49 माइनस 2 47। तो जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, इक्वेशन 2x³ माइनस 5x स्क्वेयर माइनस 7x प्लस 9 कैन बी रिटर्न इन डिसेंडिंग ऑर्डर एज। अच्छा, डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या है, हमें जो आखिरी वाली वैल्यू दी है वो सबसे पहले लिखनी है, फिर उसके बाद 7x लिखना है, फिर 5x स्क्वेयर, फिर 2x³, यानी कि उल्टी कर देनी है ना। पहले 2x³ लिखा है, फिर 5x स्क्वेयर लिखा है सेकंड पर, फिर थर्ड पर जो है 7x लिखा है, फिर 9x लिखा है, तो उसको उल्टा कर देना है, सब वैल्यूज़ को पलट के डिसेंड कर देना है, यानी कि बिल्कुल उलट कर देना है, ठीक है। तो 9 आ जाएगा सबसे पहले, फिर प्लस आएगा 7x आ जाएगा, फिर माइनस 5x स्क्वेयर माइनस 2x³ आ जाएगा। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी वे बिल्कुल जो है ना इसी तरीके से लिखा है। 9 है, फिर उसके बाद -7x, फिर उसके बाद -5x स्क्वेयर, फिर प्लस 2x। अच्छा, ये माइनस का साइन मैंने गलती से बोल दिया था कि पहले गलत मैंने साइन बोल दिए थे, तो साइन वही वाले लगेंगे जो ऊपर सवाल में, जैसे अब 9 में प्लस का साइन दिया हुआ है तो 9 प्लस का ही आएगा, 7 के साथ माइनस का साइन है तो माइनस ही आएगा, और 5 के साथ भी माइनस का साइन है वो भी माइनस आएगा, 2 के साथ प्लस का साइन है तो 2 भी प्लस के साथ ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस तरह से हमारा करेक्ट होगा। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब फिजिक्स का शुरू हो गया, अभी जो क्वेश्चन है, द डेंसिटी ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स अपॉन डैश। अच्छा, जो बॉडी, किसी भी बॉडी की जो डेंसिटी होती है वो किस चीज़ पर डिपेंड की जाती है, तो 4 ऑप्शंस दिए हैं। पर है वॉल्यूम ऑफ अ बॉडी, बॉडी के वॉल्यूम पर, बी पर है मास ऑफ अ बॉडी, सी पर है शेप ऑफ अ बॉडी, और डी पर है साइज ऑफ अ बॉडी। तो उसके अंदर डेंसिटी किस चीज़ को बोलते हैं, डेंसिटी बोलते हैं किसी भी चीज़ की मोटाई को, थिकनेस को, या गाढ़ेपन को। तो गाढ़ापन किस पर डिपेंड करता है, मास ऑफ अ बॉडी पर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से, जो कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन अ बस सडनली स्टॉप्स ड्यू टू डैश अ मैन रिसीव्स एन इम्पल्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो इस सवाल में पूछा क्या जा रहा है, एक बस है जो अचानक से रुकती है, अब किस वजह से रुकती है ये हमें बताना है। अच्छा, जब बस रुकती है तो जो उस बस के अंदर आदमी खड़ा है उसको एक झटका पड़ता है, वो आगे की तरफ उसको झटका लगता है। इम्पल्स मतलब एक हल्का सा झटका लगता है और वो आगे की तरफ थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो वो किस वजह से ऐसे हो रहा है। तो अब न्यूटन का एक फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है जो कहता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स ना लगे, और अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो बॉडी मूव करती रहेगी जब तक कोई उसको रोके ना, या कोई उसके ऊपर फोर्स लगा के उसको रोका ना जाए। ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, पहला लॉ, ठीक है। और यही लॉ ऑफ इनर्शिया भी है हमारे पास। तो
जो लॉ ऑफ इनर्शिया वो भी यही कहता है, ठीक है। तो हमारे पास जो है ना वो बिल्कुल सेम उसका भी यही मेथड है कि अगर कोई चीज़ चल रही है तो चलती रहेगी। अच्छा, अब ये कंडीशन जो दी हुई है बस वाली, इसके अंदर आपको दो चीज़ें समझनी होगी। बस मूव कर रही है, अचानक से रुक गई, ठीक है। अब जब बस मूव कर रही है तो इसके अंदर जो बंदा है वो वैसे तो बैठा हुआ है या खड़ा हुआ है हमारे पास, रुका हुआ है अपनी जगह पे, लेकिन बस के साथ वो भी तो मूव कर रहा है ना। सिर्फ बस अकेली थोड़ी ना जा रही है, बस उस आदमी को भी मूव करवा कर लेके जा रही है। तो उसकी वजह यही है कि जब अचानक से बस रुकी ना, बस को भी झटका लगा, आदमी को क्यों झटका लगा? क्योंकि आदमी भी रुका उसके साथ, आदमी को इसलिए झटका लगा। तो उसके ऊपर, बस के ऊपर हमने फोर्स लगाई, बस को रोका ब्रेक लगाकर, तो आदमी को खुद ब खुद ब्रेक लग गई। क्यों? क्योंकि झटका लगा, इसलिए उसको भी झटका लगता है बस के साथ साथ। क्योंकि दोनों चीज़ें मूव कर रही थी, तो जब रुकी वो भी दोनों ही रुकी। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो वजह क्या होगी उसकी? लॉ ऑफ इनर्शिया की वजह से ऐसा हो रहा है। तो ऑप्शन लॉ ऑफ इनर्शिया वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से, जो कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड डैश। जो रेट होता है किस चीज़ का? चार्ज के फ्लो करने का। किस चीज़ में से किस चीज़ में फ्लो कर रहा है? कंडक्टर में। कंडक्टर क्या होता है? जो कि हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, मतलब मेटल्स, जितने भी मेटल्स होते हैं उनको हम कंडक्टर बोलते हैं, ठीक है, वो कंडक्टर होते हैं। तो मेटल्स में से जो चार्ज जो फ्लो करता है उसको हम क्या बोलते हैं? जो चार्ज फ्लो कर रहा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? चार ऑप्शन दिए हैं, पर है एम्पियर, बी पर है करंट, सी पर है वोल्टेज, डी पर है वॉट। तो जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, जितने भी चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव फ्लो कर रहे होते हैं मेटल में, कॉपर में, वायर, कॉपर की वायर्स होती हैं हमारे पास, सिल्वर की वायर्स होती हैं, तो जितनी भी वायर्स में से चार्ज पास हो रहे होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 9 है, जो कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ डैश एंड फोर्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक फोर्स और क्या ऐसी चीज़ है एक और जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपस में? तो चार ऑप्शन दिए पर है वेलोसिटी, बी पर एक्सीलरेशन, सी पर है मास और डी पर है टाइम। तो न्यूटन के लॉ के मुताबिक जो एफ इज इक्वल टू फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एक्सीलरेशन के। एक वजह भी बताता हूँ क्या होती है। और जो इन्वर्सली, अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल पूछा जाए कि फोर्स किस चीज़ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो वो होगा मास के। मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, एक्सेलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब अगर किसी बॉडी को हम फोर्स लगा रहे हैं, ताकत लगा रहे हैं आगे की तरफ बढ़ाने के लिए, तो जाहिर सी बात है उसकी स्पीड भी बढ़ेगी। जैसे अगर हम फॉर एग्जांपल एक बाइक है जिसका पेट्रोल ख़त्म हो गया, उसको जब हम धक्का लगा रहे हैं तो हल्की स्पीड में लगा रहे हैं ना, अगर हमने आराम से धक्का लगाया तो उसकी स्पीड भी आराम से ही जाएगी, आगे बाइक जा रही होगी। अगर हम उसको ज़ोर से धक्का लगाएंगे तो वो ज़्यादा तेज़ी से आगे जा रही होगी। यानी कि अगर उस पर ताकत लगेगी, ज़्यादा फोर्स लगेगी, तो उसकी एक्सेलरेशन यानी कि स्पीड भी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। ये इसका मतलब है, ठीक है। तो इसके जो है ये ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 10, द इफेक्ट ऑफ अ मैग्नेट कैन बी डिस्ट्रॉयड थ्रू। अच्छा, मैग्नेट का जो इफेक्ट है वो हम कैसे ख़राब कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय, तबाह कर सकते हैं। अच्छा, इफेक्ट का मतलब क्या होता है? मैग्नेट जो है, हमने देखा है मैग्नेट जो भी होता है मकनातीस, उसको जब हम किसी भी मेटल से चिपकाते हैं तो वो चिपक जाता है। अब हम उसके साथ ऐसा क्या करें मैग्नेट के साथ कि वो किस वजह से ऐसा क्या करें उसके साथ कि वो चिपकना ही बंद हो जाए? तो ऐसा कैसे हो सकता है? चार ऑप्शन दिए हैं नीचे। ए पर है पेंट, उसके ऊपर पेंट कर दें तब भी चिपकेगा, गलत है। बी पर टचिंग, उसको टच करें, टच करने से तो मैग्नेट की पावर नहीं ख़त्म हो जाती ना। सी पर है हीटिंग और डी पर है कटिंग, कट करने से भी नहीं होती, तो ऑप्शन हीट। अगर उसको हम मैग्नेट को बहुत तेज़ गर्म करते रहेंगे थोड़ी देर तक, आप एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा जब फारिग हो, उसको चूल्हे पे डाल दें और गर्म होने दें, बस होने दें। जब वो बहुत ज़्यादा आपको लगे कि पिघलना शुरू हो गया तो फिर उसको निकालें, थोड़ी देर ठंडा करें, उसके बाद जब चिपकाएंगे तो वो बिल्कुल नहीं चिपकेगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा, हीटिंग। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करके मुझसे कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं। मैं एवरी टाइम आपके लिए रेडी रहूँगा और आपका कमेंट का जवाब दूंगा इंशाल्लाह। तो स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।